एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा ट्यूब टीचर्स। सो स्टूडेंट, हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है उसका नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम देख रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल जो है उसका विकास कैसे हुआ था। पीरियोडिक टेबल के जो पहले मॉडल थे, स्टार्टिंग में जो मॉडल्स आए थे वो कैसे थे, तो उसमें हमने पहला मॉडल पढ़ लिया था जिसका नाम था डुब्रीनियर ट्रायड, डुब्रीनियर का त्रिक मॉडल। अब हम उसका दूसरा मॉडल पढ़ेंगे जिसका नाम है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। हमारा दूसरा मॉडल है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार न्यूलैंड का कहना था कि अगर हम एलिमेंट्स को उनकी एटॉमिक वेट के आधार पे अरेंज करें, अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के आधार पर अरेंज करें तो प्रत्येक आठवां एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से प्रॉपर्टी सेम होगा। सो न्यूलैंड का अष्टक नियम ये कहता है कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के आधार पर अरेंज करें, अगर हम एलिमेंट को उनके एटॉमिक वेट के आधार पर अरेंज करते हैं तो प्रत्येक आठवां एलिमेंट पहले एलिमेंट से प्रॉपर्टी सिमिलर शो करेगा। इसका मतलब है कि अगर एलिमेंट को, फर्स्ट एलिमेंट है, इनको एटॉमिक वेट के आधार पर अरेंज करते हैं तो आठवां एलिमेंट, प्रत्येक एक एलिमेंट पहले एलिमेंट से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। ये था मेन कि न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या कहता है कि अगर हम एलिमेंट को उनके एटॉमिक वेट के आधार पर अरेंज करते हैं तो आठवां एलिमेंट पहले एलिमेंट से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। तो आइए देखते हैं कि न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के आधार पर किस तरह से अरेंज किया था और आठवां एलिमेंट पहले एलिमेंट से कैसे सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। तो हमारा एलिमेंट कैसे थे? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद जो एलिमेंट आएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और पोटेशियम, कैल्शियम। ये सब थे कि न्यूलैंड ने एटॉमिक वेट के आधार पर एलिमेंट्स को अरेंज किया था। तो इसमें उन्होंने कहा था कि प्रत्येक आठवां एलिमेंट सोडियम लिथियम से सिमिलर प्रॉपर्टी। सो अगर हम बेरिलियम से देखते हैं कि इसका आठवां एलिमेंट कौन सा होगा, तो बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद सोडियम एंड मैग्नीशियम। ये हमारा आठवां एलिमेंट है। मैग्नीशियम बेरिलियम से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। यही था न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो उन्होंने कहा था कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के आधार पर अरेंज करें तो प्रत्येक आठवां एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, जिन्होंने कहा था कि प्रत्येक आठवां एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन इनके मॉडल में भी कुछ कमियां रह गई थी। इनके मॉडल में कुछ कमियां रह गई थी। वो क्या थी कि ये सिर्फ लाइटर एलिमेंट के लिए ही एप्लीकेबल हुआ। न्यूलैंड सिर्फ कैल्शियम तक के एलिमेंट को ही क्लासिफाई कर पाए जिसका एटॉमिक वेट 14 यूनिट तक था। बस
उन्हीं एलिमेंट्स को न्यूलैंड क्लासिफाई कर पाए। उसके ज़्यादा वाले एटॉमिक वेट के एलिमेंट को न्यूलैंड क्लासिफाई नहीं कर पाए थे, उनको एक टेबल के फॉर्म में, एक अरेंज फॉर्म में नहीं दे पाए थे। तो ये न्यूलैंड का सबसे बड़ा फेलियर था, ड्रॉबैक था कि न्यूलैंड सभी एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं कर पाए। और जो इनका मॉडल था सिर्फ 14 तक के एटॉमिक वेट के एलिमेंट को क्लासिफाई कर पाया। इनका मॉडल सिर्फ लाइटर एलिमेंट के लिए था, हैवियर एलिमेंट के लिए न्यूलैंड का नियम फॉलो नहीं हो पाया। और न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव का दूसरा ड्रॉबैक ये भी था कि जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई तो इनका अष्टक नियम फॉलो नहीं हुआ। न्यूलैंड का अष्टक नियम फॉलो नहीं हुआ नोबल गैसेस के लिए। नोबल गैसेस जब डिस्कवर हुई तो न्यूलैंड का अष्टक नियम फॉलो नहीं हुआ और इनका जो मॉडल था सिर्फ 14 तक के एटॉमिक वेट के लिए ही एप्लीकेबल था, ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट, ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स। सो ये था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड का जो मॉडल था वो उसमें बहुत सारी कमियां आ गई थी, इसलिए न्यूलैंड का जो मॉडल था आगे नहीं चला। उसके बाद हमें एक ऐसा मॉडल चाहिए था जिसमें सभी एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया हो, वेल अरेंज उसमें एलिमेंट हो। इसलिए न्यूलैंड के बाद काफ़ी टाइम बाद दो साइंटिस्ट थे जिनका ऑब्जर्वेशन लगभग सेम था। सो न्यूलैंड के बाद हम उन मॉडल्स को पढ़ने वाले हैं जिनका ऑब्जर्वेशन लगभग सेम था, लेकिन दोनों का जो मेथड था, जिन्होंने अपना अपना तरीका अपनाया था, वो डिफरेंट था। न्यूलैंड के बाद जो मॉडल आया था उसमें दो साइंटिस्ट थे जिनका ऑब्जर्वेशन लगभग सेम था। पहले थे लॉथरमेयर एंड मेंडलीफ। सो लॉथरमेयर और मेंडलीफ के जो ऑब्जर्वेशन थे बिल्कुल सेम थे, लेकिन जो लॉथरमेयर थे उन्होंने ग्राफ का यूज किया था और मेंडलीफ ने टेबल का यूज किया था। पहले हम लॉथरमेयर का जो ग्राफ था, लॉथरमेयर ग्राफ, वो पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेंडलीफ। लॉथरमेयर ने कहा था कि अगर हम एलिमेंट्स के एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट के बीच में ग्राफ बनाएं, अगर हम एलिमेंट्स के एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में ग्राफ बनाएं तो उनका कहना था कि सेम प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट्स हैं सिमिलर पोजीशन ऑक्युपाई करते हैं। उनका कहना था कि अगर हम एलिमेंट्स के एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में ग्राफ बनाएं, जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है वो एलिमेंट ग्राफ में सेम पोजीशन पर आते हैं। जैसे कि यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये हमारे इन तीनों एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है सिमिलर होती हैं। वैसे ही फ्लोरीन, इसके बाद यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन, ऐसे ही सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट कर्व में सिमिलर पोजीशन ऑक्युपाई करते हैं। अब लॉथरमेयर जो ग्राफ था, लॉथरमेयर ने जो ग्राफ दिया था एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में, आप उसका जो इमेज है, रियल इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उनका जो एटॉमिक मॉडल था वो किस तरह से था। तो उनका कहना था कि जो सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट है, वे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है वो ग्राफ में कर्व पर एकदम सिमिलर पोजीशन पर पाए जाते हैं। मतलब कि
अगर हम ग्राफ बनाएं एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में, तो सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट सिमिलर पोजीशन पर आएंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये था लॉथरमियर कर्व। लेकिन लॉथरमियर के एटॉमिक मॉडल में भी कुछ कमियां रह गई थी। इनके मॉडल की मेन कमी क्या थी कि एलिमेंट के बीच का डिस्टेंस निकालना काफ़ी मुश्किल था। ग्राफ में जब एलिमेंट के डिस्टेंस थे कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर पाया जाएगा, ये निकालना लॉथरमियर ग्राफ से थोड़ा मुश्किल। इसके बाद जो मॉडल आया था वो था मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ और लॉथरमियर के ऑब्जर्वेशन सेम तो थे, लेकिन उन्होंने ग्राफ का यूज किया था और मेंडलीफ ने टेबल का यूज किया था। और मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल था वो ग्राफ के अपेक्षा काफ़ी सक्सेसफुल भी था और पीरियोडिक टेबल में काफ़ी चीज़ें क्लियर भी थी। इसलिए मेंडलीफ का जो मॉडल था ज़्यादा सक्सेसफुल था। जैसे कि अब तक के जो टेबल थे वो एक नियम पर थे, एक लॉ पर बेस्ड थे, वैसे ही मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल भी एक लॉ पर बेस्ड था, जिसे मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं। वो क्या था ये देखते हैं। मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ के अनुसार एलिमेंट्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक वेट का फंक्शन होती है। मेंडलीफ का जो पीरियोडिक लॉ क्या था कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन होती है। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी of an element is a periodic function of their atomic weight। मेंडलीफ का कहना था कि जो एलिमेंट्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो उनके एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन होता है। मतलब कि एक निश्चित अंतराल के बाद अगर हम एलिमेंट को एटॉमिक वेट के बेस पर अरेंज करते हैं, अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट पर अरेंज करते हैं, तो उनका जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है एटॉमिक वेट का। पीरियोडिक फंक्शन मीन्स, यहाँ पर एक वर्ड आया है पीरियोडिक फंक्शन। तो आइए देखते हैं पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब है। कि इन्होंने जो कहा था फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन है। तो आइए देखते हैं व्हाट इज द पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन या फिर पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी का मतलब है एलिमेंट्स विथ सिमिलर property are repeated after certain interval। तो पीरियोडिसिटी का मतलब है कि एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टी, वे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हैं वो रिपीट होते हैं आफ्टर सर्टेन इंटरवल, एक निश्चित अंतराल के बाद। इसका मतलब है
कि वे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है एक निश्चित अंतराल के बाद वो अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करते हैं। यही था पीरियोडिसिटी या फिर पीरियोडिक फंक्शन। तो मेंडलीव का कहना था कि जो एलिमेंट्स हैं वो सर्टेन इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ये था मेंडलीव पीरियोडिक लॉ और उन्होंने किस बेस पर एलिमेंट को क्लासिफाई किया था। आइए हम देख लेते हैं कि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसकी क्या प्रॉपर्टी थी। तो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टी क्या क्या थी। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की जो पहली प्रॉपर्टी थी ये थी, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की पहली प्रॉपर्टी ये थी कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 8 वर्टिकल कॉलम थे जिन्हें ग्रुप नाम दिया गया, जिन्हें ग्रुप कहा गया। और दूसरी क्या थी, 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे जिन्हें पीरियड्स नाम दिया गया। 8 वर्टिकल कॉलम और 7 हॉरिजॉन्टल रोज। 8 जो वर्टिकल कॉलम थे उन्हें ग्रुप कहा गया। इस तरह के जो कॉलम थे उन्हें ग्रुप कहा गया। ये कितने थे, 8 थे। और 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम थे, हॉरिजॉन्टल रोज थे इस तरह के, जिन्हें पीरियड्स कहा गया। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स थे वो फर्दर सब ग्रुप में डिवाइडेड थे। ग्रुप्स आगे सब ग्रुप में डिवाइडेड थे और जो ग्रुप के एलिमेंट थे उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी। इसका मतलब कि सिमिलर, इसका मतलब है कि सिमिलर एलिमेंट के, इसका मतलब है कि सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट सेम ग्रुप में रखे गए थे। सो जो ग्रुप था फर्दर 2 सब ग्रुप में डिवाइडेड था। एवरी ग्रुप इज डिवाइडेड टू सब ग्रुप। और जो ग्रुप में एलिमेंट थे, जो सब ग्रुप में एलिमेंट थे उनकी प्रॉपर्टी भी सिमिलर थी। और जो 1 से 7 तक के ग्रुप के एलिमेंट थे उन्हें नॉर्मल एलिमेंट कहा गया। और जो 8 ग्रुप का एलिमेंट है उसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहा गया। और ग्रुप में जो एलिमेंट्स थे, ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए जो ऑक्साइड्स और हाइड्राइड फॉर्मेशन करते थे, वे एलिमेंट जो हाइड्राइड और ऑक्साइड फॉर्म करते थे उनके लिए भी एक जनरल फार्मूला होता था। ग्रुप में एलिमेंट के हाइड्राइड और ऑक्साइड फॉर्मेशन के लिए एक जनरल फार्मूला होता था। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप के लिए जनरल फार्मूला था ऑक्साइड के लिए R2O और हाइड्राइड के लिए RH। ये था जनरल फार्मूला फॉर फर्स्ट ग्रुप हाइड्राइड और ऑक्साइड फॉर्मेशन के लिए। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की एक बहुत बड़ी सक्सेस थी कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स क्लासिफाई थे जो उस वक्त के नोन एलिमेंट थे। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में ऑल एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड। जो उस वक्त का नॉन एलिमेंट्स था, जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में सबको जगह दी गई थी। इसका मतलब कि सभी एलिमेंट्स क्लासिफाई किए गए थे।
ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की सक्सेस की सबसे बड़ी बात थी। और दूसरी बात ये भी थी कि मेंडलीव ने उन एलिमेंट के लिए भी जगह छोड़ रखी थी। मेंडलीव ने फ्यूचर में जो डिस्कवर होने वाले एलिमेंट हैं उनके लिए भी जगह छोड़ रखी थी। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कुछ वैकेंट स्पेस भी थे फॉर फ्यूचर एलिमेंट्स। फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स के लिए मेंडलीव ने पहले ही जगह छोड़ दी थी कि जो फ्यूचर में एलिमेंट्स आएगा वो उसी जगह पर आएगा। ये दो जो बातें थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की सबसे खास बात थी कि जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। अगर आप मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल किस तरह से था और उसमें एलिमेंट किस तरह से क्लासिफाई थे। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था काफी सक्सेसफुल था, लेकिन समय के साथ मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में भी कमियां आने लगी थी। जैसा कि आज हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, जो कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से बिल्कुल अलग होता है। तो ये डिस्कस कर लेते हैं ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की कमियां क्या क्या थी। तो पहली कमी थी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्रोजन की पोजीशन थी वो क्लियर नहीं थी, इसलिए जो पहली ड्रॉबैक है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, जो कि आज के पीरियोडिक टेबल की भी एक कमी मानी जाती है। और दूसरी कमी क्या थी कि डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स वे एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सिमिलर होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। वे एलिमेंट जिनका एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है उन्हें आइसोटोप कहते हैं। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप के लिए भी जो जगह है वो क्लियर नहीं थी, इसलिए मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की एक ड्रॉबैक ये भी थी, क्योंकि जो आइसोटोप थे मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ को फॉलो नहीं कर रहे थे। और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में एक और सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी कि इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास जो था रेगुलर नहीं था। इंक्रीज ऑफ एटॉमिक मास इज नॉट रेगुलर from one element to another। इसका मतलब है कि जो इन्होंने कहा था कि एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के बेस पर अरेंज करते हैं, तो एटॉमिक वेट का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर था वो रेगुलर नहीं था। जो मेंडलीव थे अपने ही जो पीरियोडिक लॉ थे उससे डेविएशन बताने लगे थे, उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की सबसे बड़ी कमी थी। सो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें काफ़ी कमियां आ गई थी, इसलिए वो यूज में नहीं रहा। और इसके बाद जो आए काफ़ी साइंटिस्ट मिलकर, कई सारे साइंटिस्ट मिलकर एक पीरियोडिक टेबल दिया जिसका आज हम पढ़ते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। और वहाँ पर जो नया पीरियोडिक टेबल है एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। जो अब तक का कॉन्सेप्ट था एटॉमिक वेट पर हम जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते थे वो कॉन्सेप्ट ही गलत था, इसलिए हमें नए पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत पड़ने लगी, जिसे काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया था। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।